नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उस प्रश्न पत्र को आज हम हल के साथ करेंगे, यानी कि चारों ऑप्शनों को विद डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न पत्र कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र करेंगे और इनको मैं 25-25 करके 4 भागों में कराऊंगी, यानी कि हर वीडियो क्लास में 25 प्रश्न होंगे विद डिटेल चारों ऑप्शनों को। तो इससे पहले भी मैंने इसी तरह से फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न पत्र को कराया था 25-25 करके। तो आज सेकंड शिफ्ट भी कराऊंगी 25-25 करके। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा इसी तरह की सीरीज पाने के लिए। और 2020, 21, 22 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को इसी तरह से मैं करवाने वाली हूँ विद डिटेल। और आगे भी किस किस एग्ज़ाम के चाहिए वो बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो क्लास उपलब्ध करवा सकूँ। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं है, तो चंद्रगुप्त नाटक जो इसमें नहीं है पात्र वो है जयमाला। जयमाला चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। और चंद्रगुप्त जो नाटक है 1931 का है, जबकि एलिस, अलका, लीला, कल्याणी, सुवासनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र हैं। और चंद्रगुप्त नाटक के जो पुरुष पात्र हैं वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त जो कि चंद्रगुप्त, वरुचि, कात्यायन, अंबिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर, पोरस, सिकंदर, फिलिप्स, स्ल्यूकस, दंडायन, गंधार, नरेश आदि ये चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र हैं। तथा इसके जो महत्वपूर्ण और कथन है, जिसमें 4 अंक और 44 दृश्य हैं, और इसमें गीत की संख्या जो है गीतों की वो 13 है। और मैंने अपने चैनल पे गीतों की संख्या जो 13 है वो करवा रखा है। चंद्रगुप्त नाटक के 13 गीत करवा रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, या फिर यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में जो लगे नाटक हैं उसमें भी आपको ये वीडियो क्लास मिल जाएगी। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद अब यहाँ पे स्कंदगुप्त जो कि 1928 है, और ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। और इसमें कुल 5 अंक, 33 दृश्य और 17 गीत है। 17 गीत भी मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है, देख लीजिएगा। और स्कंदगुप्त के जो स्त्री और पुरुष पात्र हैं वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं, जिसमें पुरुष पात्र कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, स्वर्गनाग, पुरुगुप्त, भट्टार्क, खिंगिल, प्रख्यात, कीर्ति आदि ये सारे पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र जो है देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजय, कमला, रामा, मालिनी ये सारे स्त्री पात्र हैं। तो जयशंकर प्रसाद से संबंधित सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिए। और ब्रज किशोर अगर देखें तो ये जो प्रश्न मैंने करवाया है ये रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक के पात्र से संबंधित पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो ये भी प्रश्न रिपीट है प्रीवियस ईयर से। तो परीक्षा गुरु से ये पात्र संबंधित है, जो कि परीक्षा गुरु 1882 की है। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं लाला श्रीनिवास दास, मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास आदि ये सारे उपन्यास जो हैं परीक्षा गुरु उसके पात्र हैं। उसके बाद इस उपन्यास के 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है ये उपन्यास। देवरानी जेठानी की जो कहानी है वो है 1870 ईस्वी की, पंडित गौरीदत्त की है। इस उपन्यास के जो पात्र हैं सर्वसुख, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, छोटेलाल, ज्ञानो, आनंदी, मुंशी टिकट नारायण, हर सराय, हर सहाय, काबली ये सारे देवरानी जेठानी की पात्र हैं। और उसके बाद अगला जो है यहाँ पे पूछा है, कौन सा पूछा है? धरती धन अपना। तो ये है 1972 की, और ये जगदीश चंद्रगुप्त द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में पंजाब के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित ये उपन्यास है। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं वो है काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू,
चौधरी, बिशन दास आदि ये इनके पात्र हैं। अगला यहाँ पे मिलान करना है सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। अगर दिखाऊं तो मैं, ये भी प्रश्न रिपीट है, जिसमें व्योमकेश दरवेश किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। तो इसमें जो रिपीटेड है मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा है। एक व्योमकेश, दूसरा कलम का मजदूर, तीसरा आवारा मसीहा, ये 3 रिपीटेड है। घर का जोगी जोगड़ा ये रिपीटेड नहीं है, जो कि एक काशीनाथ का है। बच्चन सिंह भी रिपीट प्रश्न है, जिसमें बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है ये पूछा है। तो ये राजा निर्बसिया कहानी का पात्र है। राजा निर्बसिया 1957 कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? बच्चन सिंह, जगपति, दयाराम, चंदा, भटियारिन, ये सारे कहानी के पात्र हैं। और बच्चन सिंह के जो कहानी है राजा निर्बसिया कहानी के सारे पात्र हैं। उसके बाद जो ईदगाह है, ईदगाह 1933 की है, प्रेमचंद की कहानी है। और इसका जो पात्र है हामिद है। यह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भीष्म साहनी द्वारा कृत अमृतसर आ गया पटरियां कहानी संग्रह में संग्रहित है। और ये पटरियां कहानियां जो है कहानी जो है 1973 की है। यह कहानी जो है देश विभाजन पर आधारित है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है आपका, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम में रखा, माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यह मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? तो ये झुनिया ने कहा है। ये जो कथन है, ये कथन झुनिया ने धनिया से कहा था। तो गोदान का ये पात्र है। तो गोदान 1936 प्रेमचंद का उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा का तथा ऋण की समस्या का अंकन किया है। इस उपन्यास के जो पात्र है होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना, भूला, हीरा, दातादिन, मेहता, मालती, राय साहब आदि हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपने बताना है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति के कुल 9 बैठक हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने की है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन पूछा है कि किसने की है, तो ये आचार्य नरेंद्र देव ने की है। बाकी इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य लाइन थी वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, संवत 1955 ईस्वी में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है ये बताना है आपने? तो किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में है। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी के संबंध में कहा है। बाकी जो यहाँ पे दिए हुए हैं, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग से मासिक पत्रिका निकाला। प्रेमचंद ने हंस जो कि 1930 की है, बनारस से मासिक पत्रिका का संपादन किया है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र जो है मलुकदास की कृति नहीं है, जबकि ज्ञान बोध रतन खान ज्ञान परोशी अवधी भाषा में जो लिखी गई है, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द ब्रज भाषा में आदि की रचना मलुकदास ने की है। सारी इनकी रचनाएं हैं मलुकदास की। उसके बाद जो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास
सुंदरदास की कृतियां हैं ये। अगला जो प्रश्न बनेगा इसमें, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें ऑप्शन ये सारे प्रीवियस ईयर में रिपीट है, जिसमें मगध, अपनी केवल धार और अकाल में सारस, ये 3 ऑप्शन जो दिए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, रिपीट प्रश्न है। उसके बाद अगला नीचे करें हम यहाँ पे, जिसमें जो अपनी केवल धार जो काव्य है इसके रचनाकार जो है अरुण कमल है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1980 है। इसी तरह इसमें जो मगध है श्रीकांत वर्मा की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1984 है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1988 है। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये विनोद कुमार शुक्ल की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1992। इसके बाद चांद की वर्तनी, रचनाकार जो है इसके राजेश जोशी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2006। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में हुआ है। तो इसमें जो ये प्रश्न पूछा गया है इसमें ये अगर आप देखें तो ये पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन इसके जो यहाँ पे इसको बदल के पूछा गया है। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, जो ये कथन है, सॉरी ऑप्शन जो दिया गया है इसके रिगार्डिंग पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन अब इसको इन डेप्थ पूछा गया है इस बार एग्जाम में। तो इसका जो डिटेल यहाँ पे है ये इस तरह से है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम जो रचना है वो 1956 ईस्वी में नननपुर हाट का जिक्र किया है इस कहानी में। उसके बाद आगे जो शेखर जोशी कृत कोशी का घटवार 1958 की है और इस कहानी में पहाड़ी प्रवेश की कहानी का जिक्र है। उसके बाद हिंदी की पहली कहानी जो माधवराव स्प्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में अप्रैल 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो इससे संबंधित जो बाकी महत्वपूर्ण तथ्य थे तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसको देखिए तो आप, ये भी प्रश्न रिपीट है और ये पांचों के पांचों ऑप्शन रिपीट पूछे गए हैं यहाँ पे, जिसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। जिसमें जो ये जो रचनाएं जितनी भी पूछी गई हैं ये सारी रामधर सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, काव्य हैं। जिसमें रसवंती जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1940, कुरुक्षेत्र इसका प्रकाशन वर्ष है 1946, सामधेनी 1947 ईस्वी की है, रशिमरथी जो है 1952 की है, उर्वशी 1961 की है। और ये रिपीटेड है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और नेक्स्ट टाइम भी पूछी जा सकती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली थी। तो ये जो खुली थी भारत में कहाँ खुली है, मद्रास में। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक जो रहे हैं ब्लावात्स्की एवं कर्नल अल्काट हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा बिकॉज नेक्स्ट टाइम इसको पूछा जा सकता है। अब 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों को आपने पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, किसकी व्याख्या सही है या नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ अभी कथन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो चरितार्थ की ओर ले जाती है। ये अभिकथन ए है। अब इसका कारण पूछा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और झीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो ये कथन आपने बताना था दोनों पढ़ के, अभिकथन और कारण को, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो कथन और अभिकथन दिया है ये दोनों ही गलत है। ये आपने यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ये दोनों ही गलत है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो कहते हैं कि ऐसा कोई दिन
आ सकता है, जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ जाएगी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, और इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि ये कथन किस महान आचार्य का है, या रचनाकार का है, निबंधकार का है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और इनके जो निबंध हैं वो भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि बार बार निबंध पूछे जाते हैं। अशोक के फूल, कुटुज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल, ये सारे निबंध जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अगर आप देखो तो ये सारे के सारे रिपीटेड हैं। प्रीवियस ईयर में बार बार इनसे संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, तो इनको आपने सुमेलित करना है। तो सूची 1 में एक और द्रोणाचार्य, इसके जो पात्र है यहाँ पे वो है लीला। स्कंदगुप्त का जो पात्र है यहाँ जबकि बताया नहीं गया है कि पात्रों को सम्मेलन करना है, तो यहाँ पे हमने खुद देखना है कि ये किससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो एक और द्रोणाचार्य जो है इसके जो पात्र हैं वो है लीला। स्कंदगुप्त का जो पात्र है कमला। चंद्रगुप्त का जो पात्र है अलका। अंधा युग का जो पात्र है युयुत्सु। ये इनके पात्र हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला जो कहानी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पिता कहानी के बारे में उपयुक्त कथन बताना है। तो ये जितनी भी आपको लाइनें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं ABCDE, ये सारी जो लाइनें हैं पिता कहानी के से ली गई हैं, और इसी में से आपको छांटना है कि कौन सी पिता कहानी से है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ACD हो जाएगा। तो ज्ञान रंजन द्वारा रचित जो पिता कहानी है 1965 की है, और पिता के बारे में जो सही कथन है वो है उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। ये पिता कहानी की महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो कि सही बनता है ये ऑप्शन। उसके बाद वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते हैं, ये ऑप्शन भी सही होगा। उसके बाद अगला जो है प्रश्न का सही उत्तर, वह 35 वर्षीय तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी जो विकल्प में दिए हुए हैं वो सारे ही गलत होंगे। और इस कहानी के जो कहानी संग्रह हैं, इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञान रंजन के, वो हैं फेंस के इधर उधर जो कि 1968 की है, यात्रा 67 की है, सॉरी, फेंस के इधर उधर 1967 की है, यात्रा जो कि 1971 की है, क्षणजीवी जो है 1977 की है, सपने नहीं 1977 की है, आदि ये इनकी सारी कहानी संग्रह है। उसके बाद अंधा युग के जो नाटक के अंक है उनको क्रम में लगाना है। इससे पहले भी ये क्रम से संबंधित अंधा युग के नाटकों को पूछा जा चुका है 2018 में, 18 या 19 में आपको ये दोबारा पहले पूछा जा चुका है, फिर से दोबारा इस 2023 में पूछा जा गया है, और क्या पता कि 2024 में जो एग्ज़ाम अभी होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। तो धर्मवीर भारती द्वारा जो अंधा युग नाटक है 1955 की है, और इसके जो क्रम है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। टोटल 5 अंक हैं, और अंक में एक आखिरी जो है समापन है, जिसमें प्रथम अंक में कौरव नगरी का जिक्र है, द्वितीय अंक में पशु का उदय है, तृतीय अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, चतुर्थ अंक में गंधारी का शाप है, पंचम अंक में विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, उसके बाद आखिरी जो है समापन है जिसमें प्रभु की मृत्यु है। तो ये सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये सारे क्रम आपको ध्यान में होने चाहिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो प्रश्न बनता है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में व्यंग किया गया है कौन कौन से, यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं वो आपने ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जिसमें ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा और डी होगा, जिसमें राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें जो है कहानी वो 1904 ईस्वी की है, और इसमें अंग्रेज की पक्षपाती नीति पर व्यंग किया है। दूसरा किस पे किया है, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर किया है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पे किया है। तो किन किन
पर व्यंग किया है इस कहानी में चंद्रदेव से मेरी बात पर। वो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे सही होंगे, बाकी सारे गलत होंगे। कौन कौन से सही यहाँ पे लगाए हुए हैं। और इनके चंद्रदेव से मेरी बात एक कहानी हो गई राजेंद्र बाला घोष की। जो इनकी अन्य कहानियां हैं, कुंभ में छोटी बहू ये 1906 की है, दुलाई वाली 1907 की है, भाई बहन 1908 की है, दलिया 1909 की है। ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण कहानियां हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सिंदूर की होली नाटक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शन में सिंदूर की होली नाटक के संबंधित तथ्य लगाए गए हैं, जो कि इसी नाटक के संबंधित हैं। अगर आपने सिंदूर की होली नाटक इन डेप्थ किया है तो आप इन लाइनों को अच्छे से छांट पाएंगे। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैं नीचे यहाँ पे दिखा देती हूँ। सही उत्तर ए होगा, जिसमें पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित सिंदूर की होली 1934 की जो ये नाटक है, इसके जो तथ्य सत्य हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। जिसमें नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं। और कौन कौन से पात्र हैं ये आपको पता होने चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों ही पात्रों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से छांटने को बोला जाता है। तो जो 7 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं, वो उनके पात्र आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इस नाटक में भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो किसने लिखी है, ऐसे भी प्रश्न बनता है आगे कि जो सिंदूर की जो होली है इसकी भूमिका किसने लिखी है। तो यहाँ नेक्स्ट टाइम प्रश्न बन सकता है। तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो ये नाम जो है ना, इस नाम को आपने ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना है। तो इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। उसके बाद ये 3 ऑप्शन सही हो गए। और इसके जो सामाजिक नाटक हैं वो आपने ध्यान में रखना है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के जितने भी सामाजिक नाटक हैं, सामाजिक के अलावा ऐतिहासिक नाटक भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो अशोक जो है 1927 की है, सन्यासी 1930 की है, राक्षस का मंदिर 1931 की है, मुक्ति का रहस्य 1932 की है, राजयोग 1933 की है, सिंदूर की होली 1934 की है, आधी रात 1934 की है। तो ये सारे सामाजिक और यहाँ पे सामाजिक नाटक लगाएं, लेकिन आपने ऐतिहासिक नाटक भी याद रखने हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ पे, कुंतक सम्मत वक्रोकृत के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कुंतक सम्मत वक्रोकृत के भेद, वक्रोकृत के भेद 2014, 15, 16 में बहुत एग्जाम ये पूछा गया है इसके संबंधित। तो अब इसको दोबारा से रिपीटेड पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि वक्रोकृत के जो 6 भेद हैं इनके क्रम आपको पता होने चाहिए। क्रम वाइज ये पूछा जाता है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण परार्ध वक्रता, वर्ण उसके बाद वाक्य वक्रता, प्राकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। ये 6 भेद हैं आचार्य कुंतक के वक्रोकृत के। तो ये आपको पता होने चाहिए। जो कुंतक है 19वीं सदी के हैं। तो जितने भी आचार्य हैं भारतीय और पश्चिमी आचार्य, उन सभी की रचनाएं और उनके जन्म अवधि अनुसार वो सारे आपको पता होने चाहिए। जिसमें आचार्य कुंतक जो है 19वीं सदी के हैं और ये वक्रोकृत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोकृत जीवतम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने वक्रोकृत को काव्य की आत्मा कहा है। उसके बाद संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वो एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किसका है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जिसमें आइजक पिटमैन है। तो आइजक पिटमैन, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वो एकमात्र देवनागरी है। ये कथन आइजक पिटमैन का है। उसके बाद उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। इसमें 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से। तो उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी अनिवार्य है।
प्रारूप है। और इसकी जो प्रवृत्तियां हैं उत्तर आधुनिकता की, वो यहाँ पे नीचे लगाई हैं, जिसको आपने छांट के लिखना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बी, ए, बी और डी इसका सही ऑप्शन होगा, जिसमें संस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन दिया है। तो ये जो टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद, इसकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सारी प्रवृत्तियां आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्तियों से संबंधित बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो भारतेंदु का हो या फिर छायावाद का हो। इस तरह से सारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं हर काल की, उनकी प्रवृत्तियां आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो अगला है, हसिया के लोग के अधिकारों का समर्थन, साहित्य में विचार विरंचनावाद, विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, ये सारी इनकी प्रवृत्तियां हैं। तो ये प्रवृत्तियां इस ऑप्शन में जो पूछी गई हैं इसमें से ये 3 ही सही होंगी, बाकी सारी तो गलत हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति जो हुई है तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। निकारागुआ में हुई है, ये नाम आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, तो नीचे देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन कानपुर से 1921 और 23 के दौरान किया है तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 ईस्वी में प्रताप का प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व संभाला है। गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात। उसके बाद यहाँ पे स्त्री दर्पण पत्रिका की शुरुआत रामेश्वरी नेहरू ने 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से की है। जागरण समाचार पत्र का संपादन शिव पूजन सहाय ने 1982 में किया है, जिसका प्रकाशन बनारस में साप्ताहिक होता था। करमवीर का संपादन किसने किया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया और स्त्री दर्पण पत्रिका का शुरुआत रामेश्वरी नेहरू ने किया। जागरण समाचार पत्र का संपादन शिव पूजन सहाय ने किया। करमवीर का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी तथा माधवराव स्प्रे ने किया, जिसका प्रकाशन 1924 में जबलपुर से साप्ताहिक होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, कथन 1 को कथन 2 के देखना है, कथन 1 और 2 में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, ये कथन 1 है। कथन 2 बेसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं कि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चीथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। ये दोनों कथन में बताना है कौन सा सही है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, जिसमें जो बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू का चिट्ठा से है। ये जो ऊपर जितने भी कथन दिए हैं, कथन 1 और कथन 2, ये शिव शंभू का चिट्ठा निबंध से ये कथन लिया गया है। और ये जो शिव शंभू का चिट्ठा निबंध है, ये 1904 और 5 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद अगला जो बाल मुकुंद गुप्त का जो निबंध है, गुप्त निबंधवाली शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ये जो 2 मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ना, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न बनता है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोख देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किसके द्वारा कहा गया। ये कथन है, ये जो कथन अभी मैंने पढ़ा, ये जो कथन है स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा ये कहा गया है। तो ये जो कथन है मातृगुप्ता के द्वारा कहा गया है। तो स्कंदगुप्त नाटक है, ये 1928 में रचित है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें गुप्त वंश के 11 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया गया है। और इसमें 5 अंक 33 दृश्य हैं
और इस नाटक के जो पात्र हैं वो हैं स्कंदगुप्त, जो कि इस नाटक के नायक हैं, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधु वर्मा, मातृगुप्त, परपंच बुद्धि, स्वर्गनाग, भटार्क, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी, ये सारे इस नाटक के पात्र हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें से चूज करने के लिए कि कौन से नाटक स्कंदगुप्त के हैं, कौन से नहीं हैं, या फिर सिंगल नाटक के पात्र दे के पूछ लिया जाता है कि किस नाटक के ये पात्र हैं। और अगला और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो क्लास का, जिसमें निराला की कविताओं का संबंध में जो सत्य कथन है वो आपने बताना है। तो ये 5 ऑप्शन दिए हैं जो निराला की कविताओं से संबंधित हैं, तो इसमें आपने छांट के बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जिसमें पान में ही मैं ही चूना, यह पंक्ति कुकुरमुत्ता कविता की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 का है। तो ये बता दूं कि ये निराला की कविताओं में से ली गई हैं सारी लाइनें। उसके बाद वो हंसी बहुत कुछ कहती है, यह पंक्ति बांधो न नाव इस ठाव गीत में से ली गई है। रिजु कुटिल परसार कामी केश को गुच्छ, ये जो पंक्ति है जागो फिर एक बार कविता में आई है। ये पंक्ति ये जो पूछी गई है ये इस जागो फिर एक बार कविता से लाई गई है। उसके बाद अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति परिमल जो कि 1930 की है, काव्य संग्रह में संकलित बादल राग कविता में आई है। काव्य संग्रह कौन सा? बादल सागर में आई गई है। उसके बाद निराला की जो अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं, ये भी बार बार निराला की काव्य कृतियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो निराला की जो अनामिका है 1923 की है, परिमल 1930 की है, गीतिका 1936 की, तुलसीदास 1930 की है, अणिमा 1943 की है, बेला 1946 की है, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 की, सांध्या काकली 1969 की हैं। ये सारे काव्य कृतियां जो हैं निराला की हैं, बार बार पूछी जाती हैं और भी हैं काफ़ी सारी, लेकिन बार बार ये जो पूछी जाती हैं एग्जाम में वही महत्वपूर्ण यहाँ पे लगाई गई हैं। तो कम से कम इनको तो आपको ध्यान में होना चाहिए सन के साथ। तो ये थे आज के 25 प्रश्न, चारों ऑप्शनों को विद डिटेल में मैंने आपको करवाया। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिगार्डिंग अपडेट, पीएचडी अपडेट, परमानेंट स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट अपडेट, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो मैं इन टेक्स्ट में करवाती हूँ, प्लस पीडीएफ उपलब्ध करवाती हूँ। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 25 प्रश्न करेंगे। तो आगे इसी तरह की वीडियो क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे जरूर। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।